कोर्ट के अंदर भी ये आउट गोइंग चीफ जस्टिस नहीं जाने चाहिए। और वहाँ के ऊपर इसलिए कन्फ्यूजन आ गई कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे 65 से 68 किया। अगर गवर्नमेंट पहले दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर 65 कर देती तो ये भी इंप्रेशन चला जाना था कि शायद आउट गोइंग चीफ जस्टिस जा रहे हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें निकल जाती तो सीओडी के अंदर या पीटीआई या जेयूआई या पीपल्स पार्टी या पीएमएल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो एग्री है ना, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास कि उसके अलावा जाते। अब एक जो है, एक जिस तरह उसे कहते हैं ना कि इट इज़ कन्वीनियंट फॉर ऑल दी, बट उस कन्वीनियंट के अंदर पीटीआई फिर निकल गई है। और निकल के जो है आज उनके सामने कंपल्शंस भी आई हैं। मतलब पहले देखें ना कि आपने रात तक ये कहा कि इससे बुरी अमेंडमेंट्स कोई नहीं है, ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था तो पीटीआई के लॉयर्स जो हैं इंट्रा पार्टी केस के अंदर चीफ जस्टिस के सामने जाके कहते हैं कि सर आप न सुने, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई है, अभी उसको प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं किया हुआ था। तो मीनिंग देयर बाय कि पार्लियामेंट के अंदर और स्टैंस है, अदालत के बाहर और स्टैंस है, अदालत के अंदर जो है वो और स्टैंड है। और मेरा ख्याल है कि हर शख्स का ये हक है कि यहाँ पे उसे कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल बेनिफिट्स आए उसका एडवांटेज लेना चाहिए। बट अल्टीमेटली ये है कि क्या ऐसा पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसको इन अमेंडमेंट से इंसाफ के अंदर तेज़ी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसलिए नहीं आएगी कि उसके लिए आपने इस प्रोसेस को और कन्फ्यूजन वाला कर दिया है। अल्टीमेटली अगर आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, क्लियर हेडेड के साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, मेजर रिफॉर्म्स करें, सिविल, क्रिमिनल, गवर्नेंस, टैक्स और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के अंदर आए, ताकि उससे इस चीज़ का एहसास हो कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो हमारे लिए काम कर रही है और उसके अंदर पर्सन स्पेसिफिक या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक कोई एजेंडा नहीं है। साहब क्या है हाफिज साहब, ये पर्टिकुलरली क्योंकि देखिए हम जब देखते हैं अपोजिशन लीडर का इंतखाब होना है फॉर इंस्टेंस, अगर उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये इत्तफाक राय नहीं होगा तो क्या करेंगे, और इसी तरह से केयर टेकर्स का इंतखाब करना है तो अगर वो नहीं इत्तफाक राय हो सकेगा तो क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। और इसी तरह से हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब, यानी हर एक में ये दिया गया है कि अगर इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा तो फिर क्या होगा। यहाँ पर आपके ख्याल में एक सुकुम रह गया है या कोई तरीका मौजूद है इनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद आपका बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अभी हमने बात की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो वहाँ के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एज ए सीनियरिटी के तौर पे नहीं ट्रीट किया गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ये ख्वाहिश होती तो फ्रॉम डे वन ये प्रोविजन आ जाती कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट आएगा, और ये हाई कोर्ट्स के अंदर भी आ जाता कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स का जो है वो सीनियर मोस्ट जो है वो जज आपका चीफ जस्टिस आएगा। लिहाजा उस वक़्त भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये सोचा कि सीनियरिटी जो है वो फाइनल एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है। ठीक, अब आगे उसके अंदर आ जाते हैं कि वो ये आया 96 जिस जजमेंट का हम दे रहे हैं वो किस सिनेरियो के अंदर आई। आप ज़रा उसको देखें ना कि वहाँ 94 से इस मुल्क के अंदर एक जुडिशल एक्टिविज्म स्टार्ट होता है और 96 के अंदर जुडिशरी बजाते खुद फैसला करती है कि सीनियर मोस्ट आएगा। क्या पाकिस्तान के आइन को सुप्रीम कोर्ट रीराइट करके इन्फोर्स कर सकती है कि हम ये कह रहे हैं आप इस चीज़ को माने? जब हम प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशनल डोमेन की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल डोमेन नहीं है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू जजमेंट डिक्टेट किया जा सकता है? डिक्टेट कर दिया गया और उसके अंदर कहा कि जी सीनियर मोस्ट है, और इंटेंशनली उसके अंदर आपने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की इसको छोड़ दिया कि ये नहीं आएगा। लेकिन आप साहब जब आपने सुन लेना देखे ना मैं सवाल इसमें कह रहा हूँ ना कि देखिए जब आप मुतनासिब नुमाइंदगी का कॉन्सेप्ट देते हैं इसका मतलब है कि जब भी जो भी हुकूमत होगी किसी को भी उसी वक्त तो जाने दे। क्या पाकिस्तान के अंदर जो 76 साल से चीफ जस्टिस रहे हैं आप उनकी अपॉइंटमेंट से मुतमईन है? ये जो भी चीफ जस्टिस जा रहे हैं इनके मुतालिक रहे देखें ना सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में असल सुन ले आप, प्रोपोर्शंस में तो ना सुन ले, वो अक्सरियत तो मगर उसी की होगी जिसकी हुकूमत में अक्सरियत। सुन ले उसके बाद हुआ ये कि जब 2009 के अंदर नई पार्लियामेंट 8 के अंदर आई, 10 के अंदर जब वो बैठी तो उन्होंने कहा कि यार इसको बेहतर करते हैं, इस लॉ को, अपॉइंटमेंट्स को। क्या पाकिस्तान के अंदर पिछले 76 साल से जुडिशियल एलिवेशन मेरिट बेस्ड चल रही है? क्या पाकिस्तान के पिछले 76 साल के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो 1958 से मार्शल लॉ से लेके 12 जुलाई रास्ता रोक रही है कि मेरिट बेस्ड? सुन लेना एक ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड पे जाएं। अब ये है कि जब 19वीं आईनी तरमीम जो थी
वो धोस करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करवाई कि 18th अमेंडमेंट को हम सेट असाइड कर देंगे, 19 पे आए। अगर यही इशू है तो इंडिया के अंदर हर जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लगाता है, वहां पे तो जज नहीं लगाते जुडिशियल कमीशन के अंदर, और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो राज्यसभा या लोकसभा मिलकर करती है उसके अंदर फिर, और उनका नंबर हमारे से 77 है और हम 130 पे पहुंचे हुए हैं। अब जब 19वीं तरमीम आ गई और उसके बाद फिर ये है कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं लग रहे, पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर चीफ जस्टिस लग रहे हैं कि हमने किसको कब लाना है और किस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, और हमने ये पैरामीटर्स 2032 तक डिसाइड किया हुआ है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन चीफ जस्टिस आएगा। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। अब उसके बाद ये है कि उसी पार्लियामेंट ने जिसने इख्तियार दिया सीनियोरिटी का, ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट पिछले 10-12 साल से जो चल रहा है कि आपने पिछले चीफ जस्टिस का भी सेंट ऑफ नहीं अच्छा किया जो बंदयाल साहब थे, आपने इस मौजूदा चीफ जस्टिस को भी नहीं कहा, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आता है उस चीफ जस्टिस के ऊपर कि ये चीफ जस्टिस जो है ये ए पॉलिटिकल नहीं है, या वो चीफ जस्टिस की बेंच कॉम्पोजिशन नहीं है। अगर वो पार्लियामेंट के जरिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर 76 साल के अंदर पार्लियामेंट ने एक नया एक्सपीरियंस किया है, और अगर कल को फर्ज किया असद मौलाना फजलुर रहमान साहब का वोट जस्टिस मंसूर के अंदर चला जाता है, तो क्या उस सूरत के अंदर फिर हम कहेंगे कि ये पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ठीक है? क्या जस्टिस मंसूर जो है, या जस्टिस फाइज ईसा जो है, या जस्टिस बंदयाल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिस्पेंसिबल है? चले मेरा इसमें एक सवाल और लास्ट उस चीज पे कि क्या अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है कि आपने सीनियरिटी को वायलेट करना है या नहीं करना, इसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसको 5वें नंबर को आपने 3 पैनल्स पे लेके आए हैं। क्या 76 साल के अंदर आज तक हमने किसी को लगाया? तो मेरा ये ख्याल ये है, एक जुमला ले ले, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सिर्फ ये है कि ईगो से निकला चाहिए, इंस्टीट्यूशन पे जाना चाहिए। हमने आज वकला से पूछा, आबिद जुबैरी साहब से बात हो रही थी, हामिद खान साहब से, बेशतर वकला ये कहते हैं कि चैलेंज तो ये जरूर करेंगे, आबिद जुबैरी साहब ने खासतौर पे कहा। अब फैसला आपने ये करना है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये चैलेंज होगा या रेगुलर कोर्ट के सामने चैलेंज होगा। क्या ये चैलेंज हो सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, एक तो ये है कि बड़ी मेहरबानी आपने हमें याद कर लिया, जनरली मैं कहता तो नहीं लेकिन मेरा ख्याल है आपने 2/3। अब बात 18th अमेंडमेंट से आई। 18th अमेंडमेंट के अंदर आपने जुडिशियल कमीशन की मेजॉरिटी जजेस की रखी, लेकिन उसी 18th अमेंडमेंट के अंदर पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार दिया था कि अगर 3/4 के हिसाब से अगर जुडिशियल कमीशंस की रिकमेंडेशन को वापस भेज देते हैं तो उसकी बजाय नई रिकमेंडेशन जुडिशियल कमीशन की आएंगी, और यही वो बुनियाद बनी जिसके ऊपर जो है 19वीं तरमीम आई। तो लिहाजा ये कह देना कि जी 18वीं तरमीम का प्रिंसिपल वायलेट होता है, वो नहीं है। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है जो जुडिशल का हमने एक सारा प्रोसेस चलाया हुआ है, क्या जो जजमेंट आ जाए वो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बना दे? अब ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जितनी भी जजमेंट्स दी हैं, मतलब अगर जस्टिस इरशाद ने जजमेंट दी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो जनरल मुशर्रफ थे उन्हें 3 साल के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हैं कि अमेंडमेंट्स करने का, तो अब हम बाउंड है उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कि हम उसे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसके बाद ये है कि जो आपके सामने 4 जजमेंट्स और आई, जजमेंट इसके अंदर ये आई जो भी रिसेंटली आई है, क्या आर्टिकल 151 जो है इसका 184(3) जो है वो अल्टीमेट जस्टिस आर्टिकल 187 के अंदर चला जाएगा? किस हद तक हम जाएंगे? तो क्या आर्टिकल 175(2) उसके नीचे नहीं आएगा? तीसरी चीज़ ये है कि जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बात किया, जिन 2 जजमेंट्स की तरफ इशारा किया है, वो बेसिकली विंडिक्टिव, बायस और पॉलिटिकल बेस्ड जजमेंट है। आप उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ है। अब बाबरी मस्जिद को आप जो है ये 370A को मिलाएं इस चीज़ के कि इंडिया की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो मेरा ख्याल है कि हम किसी और वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं।